सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज आपके वीडियो यूट्यूब चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वेस्टिगेशंस। लाइक इन प्रीवियस वीडियोज में हमेशा कहता था कि हर इवेंट के साथ एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसका रूट कॉज क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन है क्या। तो इन्वेस्टिगेशन, व्हेन वी से इन्वेस्टिगेशन, it is a process to identify the root cause for any event। वो इवेंट चाहे डेविएशन हो, चाहे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो, आउट ऑफ ट्रेंड हो, या कोई इंसिडेंट हो जाए, या कोई कंप्लेंट हो, कुछ भी हो, तो सभी के केस में हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज़ होता है रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना। इन्वेस्टिगेशन अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल किस चीज़ की? किसी भी इवेंट के होने की रूट कॉज के, मतलब मूल वजह के। अब समझते हैं, एक होता है हमारा कॉज। कॉज का मतलब है कि एक कोई भी रीजन कि इस वजह से कोई भी काम हो गया, या इसका मतलब है ये कोई प्राइमरी रीजन भी हो सकता है, कोई रूट कॉज भी हो सकता है। प्राइमरी रीजन जब कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जिसकी वजह से प्रथम दृष्टया जो शो हो, इट मीन्स एक सुपरफिशियल रीजन है कि इसकी वजह से ये काम हो गया, लेकिन ये क्यों हुआ उसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रूट कॉज। तो एक चीज़ समझते हैं कि किसी भी इवेंट के पीछे एक होता है कॉज, एक होता है रूट कॉज। कॉज का मतलब होता है जो प्राइमरी साइट पे दिख जाए, यानी कि जैसे ही हुआ हमें दिख गया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, इस वजह से ये इवेंट हो गया। जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट का हो जाना, किसी हाईवे पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक कॉज हो सकता है कि हो सकता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अब वो गाड़ी का ब्रेक फेल क्यों हुआ उसको आइडेंटिफाई करने का हमारा जो मेन वो है रूट कॉज। इट मीन्स जो एक्सीडेंट हुआ उसका प्राइमरी रीजन था ब्रेक का फेल हो जाना, लेकिन एक्चुअल में उसका रूट कॉज क्या है? कुछ भी हो सकता है उसको कभी मेंटेनेंस ना हुई हो, इस वजह से ब्रेक फेल हो गया, या उसमें से ऑयल लीक कर रहा हो। ब्रेक ऑयल वगैरह लीक कर जाते हैं तब भी हमारे ब्रेक्स काम नहीं करते, तब भी उस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये जो है एक रूट कॉज है। तो हमारा जो आज का मेन सब्जेक्ट है वो है टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। एंड इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसके प्राइमरी टूल्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब जब हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना, तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि इन्वेस्टिगेशन किया कब कब जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं इन केस ऑफ एनी डेविएशन, एनी इंसिडेंट। ये इंसिडेंट चाहे इंसिडेंट हो या फिर लैब इंसिडेंट हो, कोई OOS हो जाए, कोई OOT हो जाए, कोई कंप्लेंट हो, रिकॉल हो, या फिर गुड्स रिटर्न आ जाएं। हर केस में हमें एक इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। अब इस इन्वेस्टिगेशन का, जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइमरी रीजन क्या है, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। क्यों? क्योंकि जब तक हमें रूट कॉज पता नहीं होगा हम लोग एक्चुअल कापा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इफ़ेक्टिव कापा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि ये तो वो इवेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन किया कैसे जाता है, उसके कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब कुछ हमारे पास वेपन्स हैं जिनके थ्रू हम लोग, या कुछ एक मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जो सबसे स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ जो सबसे कॉमन टूल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है फिशबोन इन्वेस्टिगेशन टूल। कुछ लोग इसे फिशबोन एनालिसिस भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है इशिकावा फिशबोन एनालिसिस। कुछ लोग इसको 6M भी कहते हैं। इसका मतलब होता है 6 मेजर जो कॉजेज होता है उन पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। ये 6M क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी।
सेकंड आता है हमारा 5 वाई, 5 बार क्यों। थर्ड आता है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। फोर्थ होता है चेकलिस्ट रिव्यू। फिफ्थ होता है प्रोसेस रिव्यू। ये हमारे 5 वो मेजर टूल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इन्वेस्टिगेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ और टूल्स भी हैं, जैसे कि ये फॉल्स ट्री एनालिसिस, फिर FM, ये मैंने आपको रूट कॉज क्वालिटी रिस्क असेसमेंट के उसमें भी बताया था FMEA, ये वही टूल है। इसमें हम लोग रूट कॉज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है हमारा गैम्बा। ये हमारा कहा जाए तो सबसे पुराना टूल था, लेकिन अब ट्रेडिशनल अप्रोचेज को दोबारा से मॉडर्न वे में अप्लाई किया जा रहा है, और ये हमारा अब गैम्बा वॉक के नाम से जाना जाता है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिशबोन एनालिसिस या फिर 6M एनालिसिस को। इसमें हमारा इस तरह से समझिए, ये एक मछली का रीड है। इसके 6 जो मेजर टूल्स हैं वो है मैन, मशीन, मटेरियल, मेजरमेंट्स, एनवायरनमेंट या मदर नेचर, एंड लास्ट है मेथड। इस कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे हमारा रूट कॉज होता है, इधर मेरा इवेंट होता है। इसका क्या मतलब है कि इस रूट कॉज की वजह से ये इवेंट तो हुआ, लेकिन ये जो रूट कॉज है वो इन 6 मेजर कॉजेज का ही पार्ट होता है। मतलब या तो वो रूट कॉज मैन की वजह से आएगा जो उस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, या उस मशीन की वजह से आए जिसकी वजह से वो काम हो रहा है, जिस मशीन पे वो काम हो रहा है। थर्ड आता है मटेरियल, जो हमने मटेरियल उसमें यूज किए हैं। फोर्थ आता है मेजरमेंट्स, मतलब उसके इन प्रोसेस चेक्स, उसके जो वैल्यूज हैं वहाँ पे कुछ गलती हुई हो। एनवायरनमेंट, जिस कंडीशन में, जिस एनवायरनमेंट में उसे को रखा गया या प्रोसेस किया जा रहा है उसकी वजह से। एंड लास्ट होता है मेथड, जिस मेथड से वो काम किया जा रहा है वही गलत हो। तो इन्हीं 6 पॉइंट्स को कंसिडर करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करते हैं। अब इनमें क्या क्या हो सकता है, जैसे हमारे मैन में बहुत सारे सब कॉजेज आ सकते हैं। ये तो मेजर कॉजेज हैं। अब इनमें हर एक कॉज के साथ कुछ सब कॉजेज आते हैं। ये सब कॉजेज क्या हो सकते हैं, ये हमारे इवेंट के बेसिस पे डिफाइन हो सकता है। जैसे मैन के केसेस में ट्रेनिंग होता है, उसका क्वालिफिकेशन होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही मशीन के केस में उसका मेंटेनेंस स्टेटस होते हैं, उसका क्वालिफिकेशन होता है। ये सब जो है हमारे मेजर कॉजेज का पार्ट्स हैं, यानी कि सब कॉजेज हैं। जो भी इवेंट हुआ है एक्चुअल में उनके पीछे जो रूट कॉज है वो इन्हीं 6 कॉजेज का ही कोई सब कॉज हो सकता है, या इन 6 कॉजेज के किसी सब कॉज का कॉम्बिनेशन की वजह से भी इवेंट हो सकता है। जैसे हो सकता है कि वो मैन ट्रेंड ना हो और साथ ही वो जो मशीन है वो भी हमारी क्वालिफाइड ना हो उस प्रोसेस के लिए, या हो सकता है कि जो इन प्रोसेस किए गए वहाँ पे कुछ गलती हो, जो मेजरमेंट्स लिए गए वहाँ पे कुछ गलती हो, प्लस हमारा हो सकता है मशीन लायक ना हो या वो मेथड में कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ any individual sub cause from these 6 causes or the combination of sub causes from these 6 causes may lead to the happening of any event। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अब हो सकता है कि या तो ड्राइवर नया हो, प्लस उसका हो सकता है कार का ब्रेक काम ना कर रहा हो, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाए। या हो सकता है कि जो उसका कार है उसमें ब्रेक ऑयल लीक कर रहा हो, साथ ही साथ जो हमारी
ऑयल हैं वो भी एम्प्टी हो गई हो, या हमारी जो सड़क है वो उस हिसाब से ना हो, उस पर कुछ गिरा हो, वहाँ पे फिसलन हो रखी हो, इस वजह से भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब कॉजेज भी एक इवेंट को होने में हेल्प कर सकता है। तो हमारा मेन मोटो क्या है कि कौन कौन से सब कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये इवेंट हुआ, उनको आइडेंटिफाई करके सभी के अगेंस्ट कापा लिया जाता है। सेकंड टूल है हमारा 5Y। 5Y इसका क्या मतलब है? 5 बार पूछो क्यों। यहाँ पे हुआ इवेंट, यहाँ पे पूछा गया वाई, फिर यहाँ पे आया एक कॉज, इसको सी लिखते हैं, ये कॉज क्यों हुआ, यहाँ पे उसके लिए वाई, फिर यहाँ पे एक और सी, यहाँ पे फिर एक वाई, फिर यहाँ पे सी। इस तरीके से ये हो सकता है कि 5 बार आप जब वाई पूछते हैं तो आपके पास एक RC आ सकता है, रूट कॉज। अब इस कंसेप्ट में एक ये है कि आपका ये वाई जो है 5 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। एक बस एवरेज वैल्यू लेके चला गया कि 5 बार हमें पूछना होता है। ज़रूरी नहीं है कि 5 बार में ही हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम में भी हो जाए। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये तभी अप्लाई होता है जब हमारे पास एक पोटेंशियल कॉज का एक कोई आइडेंटिफिकेशन हो, यानी कि ये जो मेजर इवेंट हुआ है इसके पीछे कुछ ऐसा ऐसा हुआ था, ये हमें एक्चुअल में पता हो, तभी हम 5Y यूज कर सकते हैं। थर्ड टूल था हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसका क्या मतलब है? दिमाग को झुंझला देना। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब कि बहुत सारे लोग मिलके आपस में एक टीम बना के वहाँ पे अपने अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं, आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं। ये आइडियाज़ क्या होते हैं कि किस वजह से ये काम हुआ होगा, किस वजह से ये इवेंट हुआ होगा। तो सब लोग मिलके अपने अपने आइडियाज़ देते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि वो हुआ ही हो, वहाँ पे बस पोटेंशियल कॉजेज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ? हो सकता है सड़क में प्रॉब्लम हो सकता है ब्रेक काम न कर रहा, हो सकता है ब्रेक ऑयल काम न कर रहा, हो सकता है टायर पंक्चर हो गया, एकदम से बर्स्ट कर गया। ये मतलब आइडियाज़ जनरेट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि क्रॉस फंक्शनल टीम इसे काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, जितने आइडियाज़ हो सकें उतने जनरेट किए जाते हैं और फिर एक एक को करके रूल आउट या रूल इन किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि गाड़ी पंक्चर हो गई हो या टायर बर्स्ट कर गया हो, इस वजह से भी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो क्वालिटी में अच्छा हो, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए आइडियाज़ की, तब ही मैं उस पर आगे परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि गाड़ी चलाने वाला अनाड़ी रहा हो या उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, तो वो भी एक आइडिया है, तो मैं उसको भी इन्वेस्टिगेट करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि नहीं वो गाड़ी चलाने वाला कितने टाइम से गाड़ी चला रहा था या नहीं चला रहा था, हर चीज़ को। इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारे आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं, उसको एक जगह पे पेन डाउन करते हैं और फिर एक एक को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था या ऐसा कुछ आइडेंटिफाई हुआ तो उसको हम रूल इन करते हैं। अगर नहीं हुआ, वो हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ रूल आउट किया जा सकता है, तो हम उसको रूल आउट करते हैं। एंड जब जो फिर कॉजेज हमारे रूल इन होते हैं उन सभी के अगेंस्ट हम लोग कापा इम्प्लीमेंट करते हैं। फोर्थ टूल है हमारा चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट क्या है कि एक प्री अप्रूव्ड इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट हो हमारे पास कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, इनके अगेंस्ट हमारा कोई इवेंट हो सकता है, तो मैं उसी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये मेरी एक पेपर है, इसी के थ्रू मैं उसके इन्वेस्टिगेट करूँगा।
मेरे पास कोई पेपर पे एक चेकलिस्ट बनी हुई आ जाती है, मैं उसी को टिक करता हूँ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये अगर मेरे पास एविडेंस है कि ऐसा नहीं हुआ था तो मैं उसको टिक करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो मैं उस पर हाईलाइट करके उसके अगेंस्ट कापा लेता हूँ। ये हमारा चेकलिस्ट है। ये हमारा एक बाउंड मेथड है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आइडियाज कम होते हैं, आइडियाज जनरेट नहीं हो सकते, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का टूल्स जो है उस तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। सिर्फ एक बाउंडिंग मेथड है कि हाँ आप एक पेपर को ही लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा रूट कॉज है वो उस चेकलिस्ट में आइडेंटिफाई हो भी पाए। तो उस केस में हम लोग हाइपोथेसिस लगाते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसीलिए हमारा ये जो है ये सबसे आउटडेटेड और सबसे आउट परफॉर्मिंग मेथड है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इससे आपको रूट कॉज मिल ही जाए। ये जो है हमारे 4 वो टूल्स हैं जिनको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा एक टूल आता है हमारे पास फॉल्ट ट्री एनालिसिस, FTA। FTA में क्या होता है कि एक इवेंट हुआ, इधर से चलते हैं, एक इवेंट हुआ, अब इसमें हम लोग वे बैकवर्ड चलते हैं। इसके पीछे ये रीजन रहा है, अब ये जो रीजन है इसके पीछे कुछ और सब कॉजेज हो सकते हैं या और कोई रीजन हो सकते हैं, हम लोग उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम लोग इन जो रीजन्स हैं इनके भी कॉजेज को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके से हो सकता है कि हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए जिसकी जड़ में हमारा इवेंट हो, और हो सकता है बहुत सारे रूट कॉज हमें आइडेंटिफाई हो जाएं। ये हमारा एक फॉल्ट ट्री एनालिसिस कहलाता है। इस केस में क्या होता है, जितने भी मेरे पास कॉजेज आइडेंटिफाई होंगे फिर उनको मुझे रूल आउट या रूल इन करना होता है कि हाँ ये ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे उसमें बैक हिस्ट्री देखनी पड़ती है पूरी। तो जो भी इवेंट्स मेरे आइडेंटिफाई होते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में, तो उन सभी के अगेंस्ट मुझे कापा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फिर एक टूल मैंने बताया आपको FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग जैसे रिस्क एनालिसिस करते हैं वैसे ही हम लोग उसमें रूट कॉज एनालिसिस भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका रूट कॉज क्या है, हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये भी मेरा एक इन्वेस्टिगेशन का टूल है। इसमें भी हम लोग जितने भी फेलियर मोड्स हैं, जितने भी हैजार्ड्स हैं, सभी के अगेंस्ट हमें कापा इम्प्लीमेंट करना होता है। FMEA कुछ ज़्यादा समझने के लिए आप मेरा क्वालिटी रिस्क असेसमेंट पे जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटर फिर एक हमारे पास आता है प्रोसेस रिव्यू। प्रोसेस रिव्यू में क्या किया जाता है कि एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है। प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर एंड तक का एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है, और फिर वहाँ पे क्या क्या हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले तो क्या क्या प्रोसेसेस हैं और उन पे हमारे पास क्या क्या प्रोसेस कंट्रोल्स हैं, सभी को पेन डाउन किया जाता है। और फिर एक एक को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ फेलियर आया, और फिर मैं उसको जो है पूरे प्रोसेस को पेन डाउन करूँ कि मेरा बैच डिस्पेंस हुआ, उसके बाद ग्रेनुलेशन किया गया, फिर कंप्रेशन किया गया, फिर कहाँ पे ग्रेनुलेशन में क्या क्या किया गया। इसी तरीके से फिर मैं जब कंप्रेशन करता हूँ तो कंप्रेशन में मेरे पास क्या क्या प्रोसेस कंट्रोल्स हैं, क्या क्या इन प्रोसेसेस हैं, सब कुछ मैं पेन डाउन करता हूँ और उसको डिटेल करता हूँ। लेकिन इस प्रोसेस का एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है हर इवेंट के साथ, हर डेविएशन या हर इंसिडेंट के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ उन्हीं के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है जहाँ पे कोई प्रोसेस रिलेटेड डेविएशन हुआ हो। अब अगर मैं कहूँ कि पर्सन गिर गया तो वहाँ पे मेरा कोई ये नहीं बता सकता कि उसका प्रोसेस क्या था, या कोई अगर ऐसा इवेंट है जो प्रोसेस से हटके है तो वहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए इसके भी कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं। अब लास्ट में आता है हमारे पास एक गैम्बा वॉक।
इसके अलावा एक और टूल है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, गैम्बा। गैम्बा का एक जर्मन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है हमें प्रोसेस को पूरी तरीके से रिव्यू करना है ऑन द साइट। जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस रिव्यू में तो सिर्फ हम लोग पेन डाउन करते हैं, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे कोई इवेंट हो सकता है, वहीं पे हम लोग रिव्यू करते हैं उसे, वहीं पर जाके उसको पेन डाउन करते हैं, वहीं पे जाके उसको पूरा डिटेलिंग में रिव्यू करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ डिस्पेंसिंग में कुछ हुआ, तो डिस्पेंसिंग साइट पे ही जाके वो पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया जाता है। कैसे, वहाँ पे क्या स्कूप्स यूज किए गए, RLF कैसे वर्क कर रहा है, जो पर्सन हैं उनको भी रिव्यू किया जाए। हर तरीके से हमारा ये है, क्या मेथड किया गया डिस्पेंसिंग के लिए, हर चीज़ को हम लोग डिटेल में रिव्यू करते हैं। इसके लिए भी क्रॉस फंक्शनल टीम इम्प्लीमेंट करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्सन जाके वहाँ पे गैम्बा वॉक का प्रोसेस परफॉर्म कर दे। एक जो मेथड लास्ट में आता है हमारे पास, वो होता है 5W1H। इसका मतलब होता है 5W फैमिली से जो हमारे क्वेश्चंस के शब्द हैं, W फैमिली के जो क्वेश्चनेबल वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, वाई, हु, व्हेन, एंड देन लास्ट में 1H में हाउ। ये सारे हमारे 6 जो W फैमिली कहा जाता है इंग्लिश में, क्वेश्चंस के जो वर्ड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, वाई इट हैड हैपेंड, हु हैड नोटिस्ड इट, व्हेन इट वाज नोटिस्ड, एंड हाउ इट टुक प्लेस। तो ये हमारा एक जो है 5W1H का प्रोसेस है। इसमें हमें ये जो मेनली यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है किसी भी डेविएशन या इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, कि इवेंट में ही मैं बता दूं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा ऐसा कुछ परफॉर्म हुआ और ऐसा कुछ आइडेंटिफाई हुआ था। तो ये तो थे हमारे टूल्स। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हर टूल्स के साथ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसीलिए हम लोग जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये कहा जाता है कि कोई एक टूल लेकर हम लोग डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हमें एक्चुअल रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाए एक टूल को लेकर ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ इशिकावा फिशबोन एनालिसिस को ही लेकर करूँ, तो उसमें मेरे पास 6 कॉजेज हैं, लेकिन जो उसके सब कॉज आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो एक्चुअल में हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करके ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके सब कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। इसी तरीके से जब एक सब कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को 5 वाई इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये हुआ तो क्यों हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ कि पर्सन ट्रेंड नहीं था, इस वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, इवेंट हो गया, तो पर्सन को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई, इसको भी आइडेंटिफाई करना होता है। उसके लिए हम लोग फिर वहाँ पे 5 वाई लगाते हैं। इसी तरीके से जब एक बार 5 वाई लगा दिया तो हो सकता है कि अब जो मेरे पास रूट कॉज आया तो मुझे वो प्रोसेस में कहाँ पर हुआ उसे भी प्रोसेस रिव्यू में देखना पड़ता है। ये जैसे मैंने बताया था कि 6M में या फिशबोन में एक मेथड, एक टूल कॉज है हमारा मेथड, तो वहाँ पे मुझे पूरी प्रोसेस को रिव्यू करना पड़ता है। तो वो हो सकता है मैं गैम्बा वॉक के थ्रू रिव्यू करूँ, या हो सकता है मैं प्रोसेस ओवरव्यू, प्रोसेस रिव्यू के थ्रू भी डिटेल में पेन डाउन करूँ, यानी कि उसको पूरा मैं नोटिस करूँ, पूरा रिव्यू करूँ। इसी तरीके से कोई कहा जाता है कि कोई एक टूल कभी भी सफिशिएंट नहीं होता डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसीलिए हमें कई टूल्स को इम्प्लीमेंट करके एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है कि हमें एक्चुअल रूट कॉज पता चल जाए, और जब मेरे पास एक्चुअल में रूट कॉज आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके अगेंस्ट ही मैं कापा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब ये कापा इसके ही अगेंस्ट किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इवेंट के अगेंस्ट
इवेंट या फिर प्राइमरी कॉज के अगेंस्ट मैं करेक्शन इम्प्लीमेंट करता हूँ, जबकि रूट कॉज के अगेंस्ट मुझे कापा इम्प्लीमेंट करना होता है। अब कापा क्या है, इसके लिए हम लोग डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कापा क्या होता है, कितनी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ तो मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए, कमेंट्स के थ्रू दीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड कीप वॉचिंग द इंडियन फार्मासिस्ट। थैंक यू।